हाय, वेलकम टू 19 फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम फोबिया क्या होता है, एग्ज़ाम को हमें कैसे टैकल करना चाहिए, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। इस टॉपिक को हम पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास खास गेस्ट है मिस पूजा मैडम। एक टीचर भी रह चुकी है और बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट भी है। इसके लिए हम पूजा मैडम की तरफ जाते हैं। तो वेलकम इन 19 फाउंडेशन पूजा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम, एक शुरू में तो आप हमें ये बताइए कि ये साइकोलॉजी होती क्या चीज़ है, हिप्नोटिज्म होता क्या चीज़ है, और इसका हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को क्या बेनिफिट हम डेली लाइफ में ले सकते हैं। ये एक थोड़ा सा समराइज करके हमें क्या आप बताओगे? हाँ, साइकोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो इसमें आपको बच्चों का, इवन किसी भी ह्यूमन का, आपका बिहेवियर और माइंड का स्टडी करना होता है। जैसे अगर वो इरिटेट हो रहा है, अगर वो इरिटेट हो रहा है तो वो क्यों इरिटेट हो रहा है, आप उसके पीछे की साइकोलॉजी जानने की कोशिश कीजिए। बिना डांटे, बिना चिल्लाए। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर बच्चा गुस्सा हो रहा है तो उसको डांटने या मारने लग जाते हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों से बुराइयां करने लग जाते हैं बिना वजह जाने कि वो अगर इरिटेट हो रहा है और अगर वो ऐसा बिहेवियर शो हो कर रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके रीज़न के पीछे कोई नहीं सोचता, बस उस पर मतलब उसको टॉन्ट करना, उसको मारना और पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। और हिप्नोथेरेपी ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड से सारी नेगेटिव थॉट्स, सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिलीट करके रीप्रोग्रामिंग की जाती है। पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव मोटिवेशन, मतलब मोटिवेटिंग एफर्मेशन डाल के आपको प्रॉपर एक नया गाइडलाइन दे के प्रॉपर एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, तो जिससे आप बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मैडम, अभी देखो कि बहुत सारे बच्चे, क्या होता है कि बच्चों का पढ़ाई करने का मन होता है पर कर नहीं पाते हैं। बहुत बच्चे ऐसा भी स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं कि सर मैंने तो रात को बहुत पढ़ा था, मैं तो बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। पेरेंट्स का भी ये कहना रहता है कि सर मेरा बच्चा जो है 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ता है, पढ़ाई करता है, पर उसके मार्क्स ही नहीं आते हैं, या फिर क्योंकि वो नेगेटिव स्टडी है। नेगेटिव हाँ, तो ये नेगेटिव स्टडी क्या होता है? ओवर स्टडी इज़ नेगेटिव स्टडी। इफ़ यू थिंक कि हम बहुत घंटे घंटे पढ़ेंगे तो दिस इज़ वेरी वेरी नाइस स्टडी एंड वेरी हार्ड वर्किंग। मतलब पेरेंट्स यूजुअली ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारा बच्चा 24-24 घंटे पढ़े या फिर 16-16 घंटे पढ़े तो हम लोगों को दिखा पाएँ और हमें भी अच्छा लगेगा। बट दिस इज़ रॉन्ग। आपकी ब्रेन की कैपेसिटी होती है, यू नो। और वैसे भी आपको मतलब 1 घंटे तो कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपको 40 मिनट्स या 30 मिनट्स पढ़ना चाहिए, फिर 10 और 20 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से कि वो रोबो बन जाए और पूरे टाइम पढ़ता रहे, विच इज़ रॉन्ग। और ये नेगेटिव स्टडी करने से आपका ब्रेन कैपेसिटी भी स्लो डाउन हो जाता है, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ा, अगर आपका मोबाइल में स्टोरेज एक्स्ट्रा हो गया तो फिर मोबाइल हैंग करता है, वैसे आपका ब्रेन भी हैंग करता है, ओवरलोड हो जाता है, तो फिर आप एग्जाम में जाके लिख ही नहीं पाओगे अच्छे से। ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है मैडम कि कुछ बच्चे इसमें रहता है कि मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि सर मेरे बेटा तो 3 बजे तक पढ़ता है, पर वो सुबह एग्ज़ाम में जाके भूल जाता है। तो मुझे लगता है कि वो बच्चा मोबाइल को छोड़ के पढ़ाई करेगा। तो ये वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, पेरेंट्स को पता नहीं है। यस। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो ना, मोबाइल, लास्ट क्या है कि हम साइकोलॉजी से या फिर हिप्नोथेरेपी से, क्या हम मोबाइल की लत बोलते हैं या आदत बोलते हैं, एडिक्शन जो है वो क्या कम करने में वो क्या कर सकते हैं कि उसका एडिक्शन कम हो जाए और उसको बुरा भी ना लगे? यस, साइकोलॉजिकली हेल्प से हम ये कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्प से हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, जिससे हम उनको अंदर से मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। और हिप्नोथेरेपी से हम उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो एडिक्शन है उसको रिमूव करके प्रॉपर एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, हमें मोबाइल यूज़ करना है बट एक लिमिटेशन में। किसी भी चीज़ का एक लिमिट में अगर यूज़ करोगे तो आपको अच्छा ही होगा। सर, हिप्नोथेरेपी में क्या होता है, बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, वापस से जितनी भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो भी उनके अंदर अफर्मेशंस रहते हैं उसको डिलीट करके रीप्रोग्रामिंग की जाती है, जिसके थ्रू वो मोबाइल के एडिक्शन को बहुत ईजिली ही छोड़ सकते हैं। इवन उनको ये भी प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो कैसे पढ़ाई करें, पढ़ाई के लिए वो कितने पॉजिटिव हो जाएं, ये भी हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं हम। ऐसा भी कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी के थ्रू। मैडम, हिप्नोथेरेपी के बारे में कुछ मिथ्स है कि ये ट्रिक, जादू या फिर ट्रिक के जैसे। सर ये हिप्नो लेट मी कंप्लीट कि ये जो हिप्नोथेरेपी बोले तो
एक कॉमन ख्याल आता है कि हिप्नोथेरेपी से कुछ तो ट्रिक किया जाता है और हमें कुछ गलत चीज़ों के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ऐसा बहुत सारे मिथ्स है। हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन मैं है? डिफरेंस बताती हूँ आपको। हिप्नोसिज्म और हिप्नोथेरेपी इज डिफरेंट थिंग। ओके। हिप्नोसिज्म में आपको कंट्रोल किया जाता है, आपको ओवर पावर किया जाता है ओके। कि आपसे कोई चीज़ लेनी हो या फिर आपको फूल बना के आपका कुछ लेना हो तो हिप्नोसिज्म करते हैं, जिसमें आपको पूरा हम लोग है ना मतलब अनकॉन्शियस कर लेते हैं। वो हम लोग नहीं करते हैं, वो कोई Okay. और करते हैं। वो एक्चुअली अनएथिकल है। हम लोग हिप्नोथेरेपी करते हैं। थेरेपी में आपके सबकॉन्शियस माइंड को हम लोग रीप्रोग्राम करते हैं, दैट्स इट। तो देयर इज मेजर डिफरेंस। हिप्नोसिज्म इज डिफरेंट एंड हिप्नोथेरेपी इज़ वेरी डिफरेंट। और हिप्नोथेरेपी में एक एथिक्स होते हैं, वो एथिक्स ही फॉलो करते हैं हम। इसमें हम किसी को मतलब हार्म नहीं पहुंचा सकते, किसी को हम कुछ गलत नहीं कर सकते। दिस इज़ द एथिक्स विच वी हैव टू फॉलो। और हिप्नोसिज्म में वो एक्चुअली नेगेटिव एस्पेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है कि उनको हिप्नोटाइज करके और उनकी कुछ चीज़ों को ले लेना या फिर उनसे कुछ गलत काम करवा लेना, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके। मैडम, अभी कुछ पेरेंट्स रहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे कि मैं भी पेरेंट्स ही हूँ। तो करियर के बारे, बच्चों के करियर के बारे में थोड़े से सीरियस रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। इसका स्ट्रेस जो है इनडायरेक्टली बच्चों पे आता है, ठीक है। तो उस चीज़ में हम साइकोलॉजिकली या फिर हिप्नोथेरेपी से कुछ कर सकते हैं, जैसे कि वो घर में एक इन्वायरमेंट जो है अच्छा रहे, पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, भले ही उनका करियर का जो भी प्रॉब्लम चल रहा हो, उनको पहली बात तो घर लाना ही नहीं चाहिए। काम और करियर स्ट्रेस वो बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ तो मतलब दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका अलग एक जर्नी है। वो स्ट्रेस उनको बच्चों के साथ, फैमिली के साथ और अपने पार्टनर के साथ उनको मतलब रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक फैमिली मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, उसमें ये स्ट्रेस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी होने ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात, उनको खुद का करियर और ये सब का स्ट्रेस कैसे बैलेंस करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है उनको टेक्निक्स कुछ फॉलो करना चाहिए। एक तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन इज़ द की, इज़ द मेडिसिन फॉर एवरी प्रॉब्लम। तो उनको मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरी बात, उनको ब्रीदिंग टेक्निक्स दिन में 3 से 4 बार करना चाहिए। ओके, वो ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह ये आपके थेरेपी में इन्वॉल्व रहता है? हाँ, ओके, रहता है, हाँ। ओके ओके ओके। तो हाँ। जैसे ब्रीदिंग टेक्निक का भी एक फॉर्मूला है, जैसे आप कभी भी कर सकते हो। 4 टाइम्स ब्रीद इन कीजिए, फिर 4 सेकेंड्स उसको होल्ड कीजिए, फिर 4 सेकेंड्स, फिर एक्सेल कीजिए, फिर होल्ड कीजिए। ऐसे आप 2 से 3 बार करेंगे तो आप अभी रिलैक्स हो जाएंगे। ओके ओके। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिव रहते हैं, जैसे हाँ। कि जल्दी से गुस्सा आना हम्म। या फिर ना सुनना नहीं, हाँ, कुछ डरते हैं, हाइपर हाइपर एक्टिव होते हैं। तो उस बच्चों के लिए आप क्या सजेशन दोगे कि हिप्नोथेरेपी या फिर नहीं। डेली लाइफ में आप जब टीचर थे हाँ, तो उस टाइम पे क्या ट्रिक यूज़ करना पड़ता था कि बच्चे उसको चेंज करें? रिलैक्सेशन behavior टेक्निक का। तो सभी को करना चाहिए। और ये जो आप बोल रहे हैं हाइपर, ये ADHD वाले बच्चों को होता है। ADHD सब में माइल्ड होता है, किसी में मॉडरेट होता है, किसी में सीवियर होता है। कई बार सीवियर होने के बाद भी बच्चे भी अपने आप का एनालिसिस नहीं कर सकते और पेरेंट्स भी नहीं कर पाते कि उनको इतना हाइपर लेवल का मतलब प्रॉब्लम है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। लेकिन उन लोगों को लगता है अरे तो बस गुस्सा करता है या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। बट उसको एनालिसिस करके प्रॉपर उनकी थेरेपी होनी चाहिए। स्कूल में भी काउंसलर्स होते हैं, वो भी कर सकते हैं। और टीचर्स को तो करना ही चाहिए और पेरेंट्स को भी करना चाहिए। तो मैंने तो ऐसा बच्चा अभी लाइफ में मतलब मेरे जैसे स्कूल टाइम पे तो मुझे ऐसा कोई नहीं मिला था, लेकिन ऐसा हो तो टीचर को प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करके उनको कुछ टेक्निक्स मैंने बताया, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स करवाने चाहिए, अफर्मेशंस करवाने चाहिए कि उनको गुस्सा किस रीज़न से आता है। तो वो अफर्मेशन सुबह शाम दोपहर में लिखे, ताकि वो एक्सेप्टेंस आ जाए कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसमें इतना अग्रेशन या फिर इतना ज़्यादा एंगर शो करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली भी और एक टाइम के बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। तो वो एक मोटिवेशन अंदर से डेवलप हो जाता है जब सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ जाती है थ्रू अफर्मेशन। तो जैसे कि बच्चों को पढ़ाई के लिए कोचिंग ज्वाइन करते हैं, स्कूल रहता है, फिजिकल हेल्थ के लिए वो एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका कहना है कि मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत। हाँ। तो इस पे कोई काम ही करने के लिए तैयार नहीं है, बराबर है। तो हम तबीयत खराब हो रही है
तो एक्सरसाइज कर रहा है, खाना अच्छा खा रहा है, हम्म, स्कूल में मार्क्स बढ़ाने हैं, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। पर बच्चों के सोच के ऊपर हमें काम करना चाहिए, और हिप्नोथेरेपी यही करता है कि बच्चों की मानसिक लेवल जो है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जो है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है। बराबर, एग्जैक्टली यही। हाँ हाँ, यही, मतलब नेगेटिव चीज़ों को हटा के हाँ, रीप्रोग्रामिंग करता है। ओके। हम्म, मैडम, दूसरी एक चीज़ मैंने बहुत बार देखी है, कि पेरेंट्स, माता पिता और बच्चों के बीच में जैसे जैसे वो टीनेजर में आते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं रहते हैं, या फिर जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे माता और पिता, समझो माता पिता और स्टूडेंट, ये दोनों के बीच में थोड़ी सी दरार मैंने देखी है, बहुत सारी दरार देखी है। हाँ, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप बोलो या फिर एक कम्युनिकेशन गैप बोलो। हम्म, तो इसके लिए क्या सुझाव है, ये क्या हाँ। क्यों होता है, या फिर क्या सुझाव रहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए? सबसे पहले पेरेंट्स को ये नहीं समझना है कि आपका बच्चा आपका प्रोडक्ट है तो बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग ही उसको जैसा वो हर बात बोलेंगे वो वैसा ही फॉलो करें। नो, उसके भी अपने थॉट्स होते हैं, उसका भी कोई कॉन्सेप्ट होता है, उसका भी एक एक्सपीरियंस रहता है, तो आप उनको समझिए। मतलब पेरेंट्स को भी बच्चों को समझना चाहिए, और बच्चे भी हर बात मतलब हर बात तो नहीं, जहाँ फॉलो कर सके पेरेंट्स की बातों को फॉलो करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को कुछ चीज़ें नहीं पता होती जो बच्चे बोल रहे होते हैं। तो बच्चे भी अपना जो एक्सपीरियंसेस है, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो शेयर करें प्रॉपरली, और पेरेंट्स को सुनना चाहिए कि जो भी चल रहा है बच्चों की लाइफ में, और दोनों को साइमल्टेनियसली एक फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू मतलब इस चीज़ों को लेके चलना चाहिए कि कभी पेरेंट्स सुन ले बच्चों की बातें और कभी बच्चे सुन ले पेरेंट्स की बातें। ये नहीं कि बिल्कुल रिजिड रहें कि नहीं पेरेंट्स बोल रहे हैं तो बच्चों को सुनना ही सुनना है, नहीं तो फिर पनिशमेंट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, एक प्रॉपर बॉन्ड क्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, और बच्चों का पेरेंट्स के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये ऐसा होता है, हर घर में होता है। हमने देखा है कि बच्चे सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, फिर रात में सो जाते हैं। मैडम, मैंने तो ऐसा देखा है कि बच्चा, एक छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, जो कि 4-5 साल के बच्चे हैं, वो 6 बजे उठेंगे, हाँ, 7 बजे स्कूल को जाएंगे, बस इतना सारा वेट उनके बैग का हाँ, रहेगा, वो जाएंगे, 12-1 बजे रिटर्न आएंगे, 1-1.5 घंटा कुछ तो खाएंगे, फिर वो कोई तो कोचिंग को जाएंगे, कोचिंग के बाद वो स्विमिंग को जाएंगे, स्विमिंग के बाद और दूसरी एक्टिविटी, बिल्कुल फिर फिक्स। होमवर्क करो, ये हाँ, करो। मुझे तो लगता है एक बड़ा आदमी जैसे कि हमारे एज का भी आदमी इतना रूटीन फॉलो नहीं कर पाएगा। हाँ, हाँ, और एक दूसरा एक चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मे बी मुझे लगता है कि ये सही है या गलत, ये तो मुझे पता नहीं है, पर कुछ चीज़ें मैंने देखी है, उसमें ऐसा होता है कि हाँ, मेरा भी वो एटीट्यूड है, एक समझो कि हाँ मुझे नहीं मिला, अरे हमें तो सीखने के लिए भी नहीं मिलता था, हमें खाना खाने के लिए भी नहीं मिलता था, या फिर हमें बुक्स भी नहीं मिलते थे, पर आप करो। मैंने डेली एग्जाम्पल भी देखे हैं, कुछ स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए उनका एकदम बढ़िया से स्टडी हॉल दे देंगे, उसमें एसी फिट रहेगा, उसको खाने के लिए इजी देंगे, सभी चीज़ें देंगे, पर पेरेंट्स ने कभी उस लेवल पे सोचा नहीं है कि बच्चे में वो एबिलिटी है या नहीं। हाँ, हर बच्चों की एबिलिटी अलग अलग होती है। अलग अलग होती है कि बस इसे नीट करना है, इसे जेई करना है, इसे पायलट बनना है, इसे सीए बनना है, पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स इनडायरेक्टली ये करते जा रहे हैं कि ये देख, मैंने समझो ये मैंने पे कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, तुझे करना ही करना है। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है ना बच्चों पे जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बच्चा 10th के बाद पास आउट होता है, तो ये वो जो आगे वाली पढ़ाई है वो डिसाइड करता है अपने स्टूडेंट्स, अपने साथ में जो दोस्त हैं उसके ऊपर। समझो कोई कर रहा है, मिलिट्री में जा रहा है, कोई सीए बन रहा है, कोई नीट कर रहा है, कोई जेई कर रहा है, कोई पायलट बन रहा है, तो उसके दोस्त कर रहा है उसके हिसाब से वो अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं। फिर दूसरी एक चीज़ कर रहे हैं, करियर डिसाइड करते टाइम पे दूसरा एक चीज़ हो रहा है कि जैसे कि मानो बच्चा, एक आधा स्टूडेंट है,
उसको 10th में बहुत सारे मार्क परसेंटेज आ गए, 80 अबव आ गए, 95 अबव आ गए, पर वो कॉम्पिटिटिव में टिक नहीं पा रहा है। और पेरेंट्स एक बहुत बड़ा सा कोचिंग ज्वाइन कर लो या फिर सब अचानक बोलने लगते हैं कि अभी 12th है, नीट का एग्ज़ाम है, जेई का एग्ज़ाम है, इसका एग्ज़ाम है, उसका एग्ज़ाम है, तो वो प्रेशर भी बच्चों पे किधर कहीं ना कहीं आ रहा है। हम एग्जामाइन करें कि हमारा बच्चा ये कर पाएगा या नहीं, इसकी कोई ट्रिक है कि या फिर कोई एग्ज़ाम जैसे काउंसलिंग बोल सकते हैं कि ये करेगा, ये हाँ ये कैपेबल है, ना कि मार्क्स देख के उसका नॉलेज चेक करके। DMIT टेस्ट होता है इसके लिए। DMIT टेस्ट, तो मैं कह रही हूँ उसमें कोई गलत नहीं है, अगर आप भी अपने बच्चे के लिए कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि वो डॉक्टर बने तो ये गलत नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल थोप दे ये चीज़, ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं भी सोच रही हूँ कि मेरा बेटा IAS बने तो ये मेरी सोच है, ये सोच और इच्छा तो किसी को भी आ सकती है। तो ये आया, अच्छी बात है, हमने थोड़ा सा उससे पूछा भी कि अगर आप करना चाह रहे हो तो अच्छी बात है, मतलब मैं ऐसा चाह रही हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं बोलूँ तू कर तुझे यही करना है, दिस इज़ रॉन्ग, ये आप स्ट्रेस दे रहे हो। तो ऐसा सोचना, बच्चों के करियर के बारे में सोच और थोपना इज डिफरेंट। हाँ, ये एग्जैक्टली हम इसे पकड़ सकते हैं कि सोच और क्या बोलते हैं थोपना, ये पेरेंट्स को सोचना है, ये हमारी सोच है या हम इस पे थोप रहे हैं। अगर इस चीज का हमें अगर डिफरेंस पता चल गया तो जैसे वही क्या होगा, तो उससे बेटे को भी अच्छा जाएगा, स्टूडेंट को भी इजी जाएगा और पेरेंट्स को भी इजी जाएगा। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट प्रोफेसर बनूं। अब वो चीज़ मैं भी फॉलो कर रही थी, काफ़ी टाइम तक मैंने फॉलो किया कि नहीं मुझे नेट JRF क्वालिफाई करना है। एक टाइम में मुझे समझ में आया कि मेरे पेरेंट्स तभी भी खुश नहीं होंगे क्योंकि वो अब कभी खुश नहीं हो सकते। तो आप अपने बच्चे की कैपेसिटी देखो ना, मैंने देखा कि नहीं, मेरा मेंटल स्टेट अभी नहीं है कि मैं वापस से इतना स्टडी करूँ, फिर JRF क्वालिफाई करूँ और फिर मुझे जॉब लगे, कितना लंबा ड्यूरेशन था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जो अच्छा लग रहा है, तो मेरा MA इंग्लिश और BEd था, तो मेरे KV में जॉब लग गई थी, तो आई वॉज हैप्पी इन दैट। फिर मैं पढ़ रही थी, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, मतलब मुझे मेरा भी सोचना है। मैं चाहती तो अभी भी उसमें अटके रह सकती थी, क्योंकि मेरे मेंटल स्टेट मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं वापस से वो सब पढ़ूँ, नहीं था। तो मैंने खुद को फ्रीडम दिया, मैंने कहा नहीं, पापा मम्मी को खुश करने के लिए मुझे नहीं पढ़ना, मुझे खुद को खुश करने के लिए पढ़ना है। ये स्पिरिट किधर कहीं से तो खुद से आना चाहिए। दूसरों से आए वाला स्पिरिट ज्यादा दिन तक नहीं रुकता है। ठीक है, जैसे एक कहावत ये बोलते हैं कि एक का मराठी में बोलते हैं उसको, हवा असं वाटणं आणि गरज असणं। म्हणजे बोले तो कि हवा असं वाटणे, एखादी चीज़ हमें मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो हवा एखादी चीज़ रहेगी कि उसमें मुझे वो ये समझो ये माइक है, मेरे पास रहना चाहिए, हाँ मेरे पास भी माइक रहना चाहिए, और उसकी नीड रहना, ये दोनों अलग चीज है। नीड है, ठीक है। कार मेरे पास रहनी चाहिए, पर उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरा ऑफिस ही साइड बाजू में है, या फिर मेरे पास मेट्रो है। ठीक है, तो वो थोपना और मेरी गट ख्वाहिश, मतलब जरूरत और शौक में डिफरेंस है। जरूरत और शौक में डिफरेंस ये शौक है, लेकिन मेरी जरूरत नहीं है। तो इसका डिफरेंस अगर हम पेरेंट्स लोग या बच्चे या फिर कोई भी जिंदगी, ये हर जिंदगी के हर पड़ाव में काम आने वाली चीज है, जरूरत और शौक। अब जैसे उनकी जिद होती है कि हमारा बच्चा IAS बने, और कई बार तो हर साल नीट मतलब कोटा में कितने सुसाइडल केस सुनने को आते हैं, तो वो बच्चा नहीं चाहता है पढ़ना, लेकिन वो बच्चा भी अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाता है। और पेरेंट्स क्यों नहीं समझ पाते हैं? पेरेंट्स उनको जन्म दिए हैं, क्यों नहीं समझ पाते उनकी साइकोलॉजी? जरा सा उदास हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये पेरेंट्स मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप बोलते हैं, या फिर घर का इन्वायरमेंट कहते हैं, वो मैटर करता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, बच्चे मेरे सामने रोते हैं मैडम कि नहीं पढ़ना है, कि सर मैं क्या करूँ, मेरे पिताजी ने तो इतने पैसे डाले हैं, इतने पैसे खर्च किए हैं, किसी कोचिंग को ज्वाइन किया है, पर मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो उस डिप्रेशन में चले जाते हैं और एक अलग ही लेवल पे निकल जाता है।
कोई बच्चा बोलता भी है कि नहीं हो पा रहा है, मुझे मेरा तो बेस्ट सजेशन है, अगर कोई बच्चा बोले पेरेंट्स को कि यस मुझे मम्मी मुझे ये नहीं हो पा रहा है, तो खुशी, हाँ ठीक है नहीं हो पा रहा है ना, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है भाई बेटा नहीं हो पा रहा है, दूसरा करेंगे, ठीक है। पर ये डिसीजन लेना इतना इजी भी नहीं है। नहीं, पर आप पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और बच्चे को भी समझना चाहिए कि वो कोशिश कर रहा है लेकिन वो कोशिश कामयाबी नहीं हो रही है, और फिर खुद का भी टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। इससे अच्छा उसको, मतलब गलती तो हो रही है ना, लेकिन उस गलती को और नहीं बढ़ाना है, उस गलती को वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। जैसे कि नीट के लिए बच्चे जाते हैं, वो वहाँ सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन बीच में बोल नहीं पाते, और पेरेंट्स भी उनको कई बार वापस नहीं आने देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अरे वो बाजू वाली आंटी क्या कहेंगी, ये सारे शर्मा जी का बेटा पास हो गया, नीट में टॉप लाया है, आप और तो कब रिलेटिव्स क्या लाएंगे? कहेंगे कि जाके वापस आ गया, तो ज़बरदस्ती उनको वहीं रखते हैं और वो लोग स्ट्रेस में, प्रेशर में आके सुसाइड कर लेते हैं। तो गलती हर माँ बाप से हो सकती है, हर बच्चे से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को बढ़ाने, मतलब कंटिन्यू रखना इज़ नॉट गुड आइडिया। उसको बीच में स्टॉप कर दो ना, और कुछ और भी कर सकते हो। हर इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, हर स्टूडेंट के अलग अलग कैपेसिटी होती है, वो अलग कुछ स्किल डेवलप कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि नीट में ही या फिर और भी जाके मतलब मेडिकल एग्जाम्स क्वालिफाई करे तभी वो बहुत अच्छा और क्वालिफाइड मतलब कहलाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार डॉक्टर बनोगे, सब एक ही बार बोलेंगे हाँ वो डॉक्टर बन गया, रोज़ रोज़ किसी को याद नहीं आएगा, रोज़ रोज़ आपको मरना है, पल पल आप मरने वाले हो। एग्जैक्टली तो मुझे कहना है कि जो आपको अच्छा लगे हाँ। वही करना चाहिए। मैडम अभी क्या हो रहा है कि बहुत तो बच्चे जेन्युइनली पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, सभी चीज़ें कर लेते हैं, या फिर कोचिंग में भी उनके अच्छे मार्क्स आते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा है कि एग्ज़ाम में बैठा है एक बच्चा, ऐसा क्लासरूम चल रहा है उसमें अच्छा कर लेता है, अच्छे मार्क्स, अच्छे क्वेश्चन आंसर कर लेता है, हर टॉपिक पे बात करता है, पर एग्ज़ाम में कुछ लिख ही नहीं पाता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? और इसके लिए ऐसा कोई क्या ट्रिक है? एग्ज़ाम फोबिया बोलो, एग्ज़ाम फोबिया, तो उसके लिए क्या कर, ये क्यों होता है, और इसके लिए साइकोलॉजी में कुछ ट्रिक है कि हम एग्ज़ाम में जाके भी कोई एक डेढ़ मिनट के लिए करें और उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस हो। जैसे मैंने बोला, रिलैक्सेशन टेक्निक आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। मतलब ब्रीद इन 4 सेकंड्स की ब्रीद इन कीजिए, फिर 4 सेकंड होल्ड, फिर 4 सेकंड एक्सेल, फिर 4 सेकंड होल्ड। ये टेक्निक्स तो आपको डेली ही करना चाहिए स्टूडेंट को। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आपको एग्ज़ाम फोबिया है, आपको डर लगता है, जैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, किसी किसी को तो पसीने आने लगते हैं, किसी किसी के हाथ से पेन छूट जाता है, बहुत लोग के साथ होता है एग्ज़ाम फोबिया, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, इसलिए आप ऐसा करते हैं, तो आप एग्ज़ाम के पहले ही इवन हमेशा आपको अफर्मेशन लिखना चाहिए और मेंटल वर्कआउट करना चाहिए। जैसे हम जिम जाके फिजिकल वर्कआउट करते हैं, वैसे ही आपको एग्ज़ाम के लिए इवन हर दिन आपको मेंटल वर्कआउट करना चाहिए, विच इज़ अफर्मेशन। आपको खुद के लिए अफर्मेशन बोलना चाहिए। जैसे कि कोई स्टूडेंट है राम, और उसका एग्ज़ाम है, तो राम को खुद बोलना चाहिए राम ने बहुत अच्छा एग्ज़ाम कर चुका है। आपको प्रेजेंट परफेक्ट में खुद को, अपने आप को मोटिवेट करना है। जैसे मेरा एग्ज़ाम है परसों और मुझे बोलना है कि नहीं नहीं, मतलब मुझे डर लग रहा है, तो मैं यही बोलूँगी मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा चुका है, पूजा तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ये मेंटल वर्कआउट है, ये आप बार बार खुद से बोलेंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और अफर्मेशन लिखने भी चाहिए। एग्ज़ाम तुरंत तो नहीं हो जाता है, एग्ज़ाम आने से पहले टाइम टेबल मिलता है, तो आप तब से ही अफर्मेशन लिखना शुरू कीजिए। आप अगर 10 टाइम्स भी अगर लिख लिए ना कि मैंने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर लिया है प्रेजेंट परफेक्ट में, आपको तुरंत अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, आपको पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आप कर सकते हो, तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कर लोगे और अच्छे से एग्ज़ाम भी दे लोगे। ओके मैडम, ये स्क्रीन एडिक्शन, अभी देखो कुछ बच्चों को, स्टूडेंट्स को रहता है स्क्रीन एडिक्शन, तो ये तो बहुत मोबाइल यूज़ करना, ये तो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और फ्यूचर में तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। या फिर कोई बच्चे नेल बाइटिंग रहता है, ठीक है, एंजाइटी की वजह से होता है, तो वो क्या होता है? तो मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में सुना है कि हिप्नोथेरेपी से बोलो या फिर साइकोलॉजिकल ट्रिक से क्या हम इस पे कुछ वर्कआउट कर सकते हैं या फिर इससे छुटकारा पा सकते हैं, मेनली तो स्क्रीन टाइम कम करने के लिए? हाँ, कोई भी एडिक्शन आप हिप्नोथेरेपी से हटा सकते हैं। मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो और कुछ भी आप डाल सकते हो सबकॉन्शियस माइंड में और कुछ भी निकाल सकते हो। ये सब तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये अच्छा हिप्नोथेरेपिस्ट है और ये नहीं है? वैसे तो बहुत सारे मार्केट में है, पर हम कैसे जज करें या फिर कैसे समझे कि
ये हिप्नोथेरेपिस्ट अच्छा है? एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है आई Okay. थिंक। मतलब जितना लंबा एक्सपीरियंस है उतना वो अच्छा हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें जाके ही पता चलता है एक्सपोजर से ही। हाँ, मतलब पहले वो काउंसलिंग करते हैं, उसी से समझ में आ जाता है कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। और पूरा ट्रीटमेंट तो आपको लेना पड़ता है, तभी आप एनालाइज कर ये सकेंगे। कितने दिन तक चलने वाला सर है? ट्रीटमेंट कैसे? वो 1 घंटे का ही होता है। 1 घंटे में हाँ, ये हो हिप्नोसिस जाता ट्रीटमेंट है? 1 और घंटे का हमारे ही। ऊपर उसका कुछ इफेक्ट हुआ है या नहीं, कैसा तुरंत पता पता चलता है, पता चल जाता है? तुरंत, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरा प्रोग्राम करते हैं, पूरा। तो आपको तुरंत बहुत अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है, आपको इतना सूद, इतना काम तुरंत फील होगा 1 घंटे के ड्यूरेशन में। ओके। पूरी टेक्निक। तो इसमें माता पिता और स्टूडेंट तीनों लोग साथ चाहिए, या तीनों का एक साथ करे होता है काउंसलिंग, या फिर अलग अलग तीनों का अलग अलग होता है? काउंसलिंग अलग अलग भी हो सकती है, एक साथ भी हो सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट 1 to 1 होता है। ओके। हाँ। ओके। मैडम ये रहा, हम एजुकेशन के बारे टॉपिक में बात कर रहे थे, तो अब हम थोड़ा सा इसको डेली जो प्रॉब्लम्स है बच्चों के, पेरेंट्स के, या फिर कोई भी यंगस्टर है उनके प्रॉब्लम्स है, तो एक पेरेंट्स की हैसियत से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा कि देखो, अभी कुछ देखा है मैंने, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, समझो 6th 7th 8th के बच्चे भी कुछ देखे हैं, या फिर कुछ देखते हैं कि थोड़ा सा एडिक्टेड हो रहे हैं, या फिर स्मोक कहो, अर्ली एज में स्मोकिंग करना है, या फिर थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ों में जा रहे हैं। तो इस पे क्या सुझाव रहेगा, और एज अ पेरेंट्स हमें क्या खबरदारी लेनी चाहिए, उस पे वॉच कैसे रखे? क्या इसके लिए कुछ आपने भी बहुत सारे काउंसलिंग किए, उसमें तो मेजर इशू यही है, एक तो वो मोबाइल नहीं छोड़ता है, या फिर कोई सीरियस केस रहेगा तो पेरेंट्स बच्चों के सामने बोल नहीं पा रहे कि ये ऐसा कर रहा है, तो इस पे क्या सुझाव रहेगा आपका? पेरेंट्स को समझना चाहिए सबसे पहले कि आप उनको, बच्चों को ना कंट्रोल ना करें, कनेक्ट हों उनसे। और बच्चे क्या है, पेरेंट्स को ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर पेरेंट्स मोबाइल नहीं चलाएंगे तो बच्चे नहीं चलाने वाले। ओके। सबसे पहले पेरेंट्स ने ही बच्चों को इंट्रोड्यूस किया है फ़ोन, कोई और नहीं किया है। ठीक है, एक गलती हो गई, लेकिन आप अभी भी उस गलती को स्टॉप कर सकते हो। खाने के टाइम आप खुद मोबाइल मत रखो, और जब आपका मी टाइम है या फिर जब आपका फैमिली टाइम है तो मोबाइल को साइड में रखो। ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी है और आप बिना मोबाइल के रह नहीं सकते। सबसे पहले पेरेंट्स को ये रूल फॉलो करना चाहिए, फिर बच्चे भी आपको देख के यही ऑब्जर्व करते हैं और यही फिर फॉलो करते हैं। तो बच्चों को क्या होता है कि अगर माँ बाप ही नहीं समझ रहे हैं पूरे टाइम मोबाइल में, तो बच्चे और डबल मोबाइल के लिए क्रेज़ी हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स कम चलाते हैं फ़ोन और बच्चे बहुत ज़्यादा चला रहे होते हैं, मतलब एक सेपरेट रूम होता है, उसमें कंटिन्यू मोबाइल के एडिक्टेड हो चुके होते हैं। तो पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि ग्रेजुअली वो हैबिट को ब्रेक डाउन करना चाहिए। एकदम से कुछ नहीं होगा। अगर आपका इतना लंबे टाइम का हैबिट है और आपने एकदम से उससे मोबाइल छीन लिया तो बहुत गलत हो सकता है। मतलब हो सकता है कि वो, कई बार न्यूज़ में भी हम कुछ भी सुनते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप ये सुनिए कि कोई भी हैबिट को एकदम से आप ब्रेक करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मेंटली हरासमेंट फ़ील होता है बच्चे को। तो आप स्लोली इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आपने डांटना मारना शुरू कर दिया, नहीं, उसको समझाने की कोशिश कीजिए। जितनी अच्छी काउंसलिंग उसकी मदर कर सकती है बच्चे की, उतनी अच्छी काउंसलिंग तो शायद कोई साइकोलॉजिस्ट भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मदर को समझाना चाहिए कि अगर ये गलत है तो ठीक है, तुम्हें आदत तो पड़ गई, लेकिन हम स्लोली उस आदत को छोड़ सकते हैं। तो अगर तो भी वो ना माने तो प्लीज़ आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। तो मतलब आज नहीं कल इसका सल्यूशन हो जाएगा, लेकिन तुरंत सल्यूशन के लिए आप मत ऐसे प्रेशराइज़ कीजिए बच्चे को, नहीं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। मैडम, ऐसा कोई सिम्टम्स आप इजीली बता सकते हैं हमारे व्यूअर को, कि जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अट्रैक्शन बढ़ता है, थोड़ा सा नया चीज़ रहती है बच्चों के लिए, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स बोल सकते हैं कि मेरा बेटा ये कर रहा है, ठीक है, कुछ बुरी आदतों से, या फिर कोई स्मोक कर रहा है, या किसी लड़का लड़की के पीछे, लड़की लड़के के पीछे ऐसा कुछ चल रहा है, इसके जैसे कुछ सिम्टम्स के थ्रू कुछ हम चीज़ें ऐसा देख सकते हैं कि ये सिम्टम दिख रहे हैं हमें, तो बच्चा थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है ना, तब चीज़ें हम कंट्रोल में ला सकते हैं, पर बढ़ने के बाद ही
जब चीज़ें छोटी रहती है तब ना तो पेरेंट्स को Awareness पेरेंट्स नहीं का होता। अवेयरनेस नहीं हाँ। रहता है, ना स्टूडेंट्स का रहता है। तो ऐसा कोई सिम्टम्स आपके डेली लाइफ में? हाँ, टीनेजर्स को मैं बोलना चाहती हूँ स्पेशली कि फीलिंग्स को हम जनरेट नहीं कर सकते बट कंट्रोल कर सकते हैं। और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए अगर बच्चों में ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स समझ जाते हैं कि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है और वो थोड़ा सा घर में मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, बाहर इंटरेस्टेड है, या फिर मोबाइल में ज़्यादा एंगेज है, या फिर स्टडी में मन नहीं लग रहा है, Okay. या फिर फ्रेंड सर्कल में भी इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो इन्वॉल्वमेंट जा कहाँ रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन से वो थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि कहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। तो Okay. उसको तुरंत है ना ऐसे स्ट्रिक्टनेस ना दिखाएं उसके साथ, उसको समझाएं कि आप फीलिंग्स को जनरेट नहीं कर सकते, ये हार्मोनल चीज़ें हैं। Imbalance, हाँ, हाँ, तो आपकी कोई गलती नहीं है, ये चेंजेस आते हैं हर एज, इस एज में हर बच्चे को आते हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसके पीछे आप लाइफ को स्पॉइल कर देंगे। तो उसको क्या है, प्रॉपर एक गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग करके किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी गर्ल बॉय को आप प्रॉपर एक पाथ शो करेंगे तो वो भी समझेगा कि अरे तो बस हार्मोनल लोचा है, इसके पीछे हमें भागना नहीं है, हमें प्रॉपर अपने जो भी एम है, गोल है, उस पर फोकस करना है। ये तो होता रहेगा और हम फीलिंग्स को, मैं अगेन बोल रही, फीलिंग्स को स्टॉप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हम जनरेट नहीं कर सकते विच इज़ वेरी नेचुरल, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको अवॉइड करके अपना जो गोल है उस पर हम फोकस हो सकते हैं। मैडम मुझे लगता है कि जैसे कि माँ बाप ने ज़्यादा समझाने से अच्छा है कि किसी तीसरे का सहारा लिया जाए, उसके टीचर्स हो या फिर उसकी बुआ हो, उसके मामा हो, इससे भी अच्छा कि कोई साइकेट्रिस्ट हो। आजकल के माँ बाप तो उतना अफोर्ड कर सकते हैं एक साइकेट्रिस्ट। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई वांट टू टेल यू साइकेट्रिस्ट आर डिफरेंट एंड साइकोलॉजिस्ट सॉरी साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बट ये नॉलेज देना चाहिए हमारे व्यूवर्स को। हाँ। किसी साइकेट्रिस्ट सीवियर केस के लिए होते हैं हाँ। एंड साइकोलॉजिस्ट सिर्फ बात करके ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ आपसे बात करते हैं, वो आपको कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करते, एंड साइकेट्रिस्ट ओनली गिव यू मेडिसिन। तो आप डिसाइड कीजिए, अगर सीवियर केस है तब भी अपने बच्चे को साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए, अदरवाइज आप है ना सिंपली बात करके, काउंसलिंग करके, थेरेपी करके बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कई बार देखा है सर कि उनको थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं होता है, वो साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं अपने बच्चों को। हाँ, वो बहुत बहुत मैंने तो बहुत गलत देखा है। है। वो हाँ। गोलियां हाँ। टैब्स ले लेके परेशान हो जाते और हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं वो। फिर इतना लथार्जिक, फिर ना वो बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। एग्जैक्टली ये तो- रियल लाइफ एग्जांपल मैंने देखे हाँ, हैं। तो पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि नहीं, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, आप थोड़ा सा देखें उस चीज़ को। हाँ, अगर माँ बाप हर रोज बताएंगे ना तो वो नहीं सुनेंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर। यस, ठीक है, मैं तो भी माँ मेरे बाप घर में कितना माँ बाप कितना भी बोले हाँ। कि बेटा तू ये नहीं करना है, ये करो, ये अच्छी बात नहीं है, ये बात नहीं है, उससे मुझे लगता है कि उससे दोस्त से बात करो, जिस फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं ना, उस फ्रेंड सर्कल को अगर आप अच्छे से बात करोगे ना तो वो सुधर जाएंगे। कुछ ना बच्चों की तरफ से सोचना है, तो इस चीज़ से हमें देखना, वर्क करना चाहिए को, या पेरेंट्स को इसकी ज़रूरत है, हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत है, कैसे डिसाइड करें कि काउंसलिंग की ज़रूरत है। हाँ, ये कैसे डिसाइड करें? पहले तो पेरेंट्स को खुद प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए बच्चे की। आप सोल्यूशन निकालिए, 2-3 तरीके के सोल्यूशन, और थोड़ा सा वेट कीजिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर आपसे सॉल्व ना हो तब आप हिप्नोथेरेपिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट को जाएं, और फिर प्रॉपर जो भी है, आप कुछ भी हाइड ना करें, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको बताइए। आप प्रॉब्लम के लिए जाएंगे तो सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम को अगर आप इग्नोर कर लेंगे तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें, उसको सोल्यूशन पे काम करें। ओके, तो मैडम थैंक यू, आपने बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया, और हम एक नेचुरली बहुत अच्छा, जो भी अच्छे अच्छे सवाल लगे हैं, क्वेश्चंस लगे हैं, वो आपने आंसर्स किए। आप आए हमारे स्टूडियो पे और एक टाइमिंग दिया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर, मुझे भी अच्छा और लगा। थैंक यू thank सो you. मच।